हम लोग यूपी त्रिपल द्वारा आयोजित पीईटी परीक्षा के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और आज हम लोग 24 अगस्त 2021 को हुए द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें जीएस के 50 प्रश्नों में से 30 जीएस, 10 जीके और 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। जो भी स्टूडेंट यूपी त्रिपल पीईटी की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे सभी लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर को जरूर देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने प्रथम पाली के हल प्रश्न पत्र को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग। ऑप्शन दिया गया 1 2 3, 2 1 3, 2 3 1 या फिर 3 1 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 3 और 1, यानी सबसे पहले फायान आया, फिर इसके बाद ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो। आइए हम लोग इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत आया था। यह कब आया था टॉमस रो? 1615 में, और यह जहांगीर से मिला था जाकर के अजमेर में। फायान की बात करें तो फायान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में भारत आया था, 399। और ह्वेनसांग की बात करें तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया था, यानी सबसे पहले फायान, फिर ह्वेनसांग, उसके बाद टॉमस रो। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, वांडीबास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लासी। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। यह युद्ध कब हुआ था? 1797 में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। देखिए, गवर्नर जनरल डलहौजी को राज्य हड़प नीति का कट्टर समर्थक माना जाता है। डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगाट, झांसी और अन्य राज्यों को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसने उसे भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकड निकेटर का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहा था और उसने भारतीय समाज को कुल 7 वर्गों में विभाजित किया था। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925, 1926, 1919 या फिर 1928। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1928। देखिए, 8 नवंबर 1927। कब? 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन। इसलिए इस कमीशन का नाम ही पड़ गया साइमन आयोग। 3 फरवरी 1928 को पहली बार साइमन कमीशन बम्बई बंदरगाह पहुंचा था। साइमन कमीशन दूसरी बार अक्टूबर 1928 ईस्वी में भारत आया था। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर। 1929 ईस्वी में लाहौर में होने वाला यह अधिवेशन कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो 44वां अधिवेशन था। ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में ये मिलान करने का है। एक तरफ दिया है, एक पार्टी का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या है? संस्थाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ व्यक्तियों का नाम दिया गया है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वी डी सावरकर और एनी बेसेंट। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना अगर हम लोग मैच कराएं तो कौन हो जाएगा?
जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए का 2। गदर पार्टी लाला हरदयाल, बी का 1। मित्र मेला वी.डी. सावरकर, सी का 3। और होम रूल लीग एनी बेसेंट, डी का 4। देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन सा मैच कर रहा है। आपका इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 देखिए इसमें एक ही है ऑप्शन नंबर बी, तो ए का 2, बी का 1, 3 का, सी का 3 और डी का 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें, इस संगठन की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा 1924 में कब किया गया था? 1924 में किया गया था। वो भी कहाँ पे? कानपुर में किया गया था। 1924 में कानपुर में किया गया था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था इस संगठन के कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों द्वारा। यूपी सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1951, 1953, 1955 या फिर 1958। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953। देखिए 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने की थी। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, क्या है? स्रोत उसका क्या है? दिल्ली राजहरा, यहाँ राजाहरा लिखा है, राजहरा है, सॉरी, दिल्ली राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली राजहरा। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूर्व सोवियत संघ की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क आपूर्ति दिल्ली राजहरा अयस्क भंडार से होती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर, बारालापचा और शिपकीला उत्तर प्रदेश, थागाला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जेलेपला सिक्किम। ऑप्शन दिया गया 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। पूछा है कि कौन कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है, तो 1, 2, 3 तीनों क्या है? सुमिलित नहीं है। आइए हम लोग से डिटेल में देख लेते हैं। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, बारालापचा ला और शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, थागाला, नीति पास और लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। इसमें बस एक ही मैच है, कौन सा? जोजिला और बुर्जिल जम्मू और कश्मीर, सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 जो कि यह मैच है, बाकी 3 मैच नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आइए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति।
नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के वृद्धि के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, जबकि व्यक्तिगत कर, शेयरों की कीमत एवं ब्याज दर की वृद्धि होने से निजी निवेश में कमी होगी। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर कृषि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, यानी सर्विस सेक्टर आता है। इसमें व्यापार, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा तथा सामुदायिक सेवाएं आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन या नॉर्मन एडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। देखिए भारत में जो क्या प्रश्न पूछा है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक ना, सॉरी आंसर गलत हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देखिए भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था और उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे, और जबकि वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता। पूछा गया कि राज्य सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल तीनों शामिल है, और कौन शामिल नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। पूछा है संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्योंकि भारतीय संविधान में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। यह क्या करता है? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रायल कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली का सुझाव दिया था, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर था। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या फिर इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्विच बंद होने पर। देखिए एक स्विच की जो अवस्थाएं होती है दो प्रकार की होती है, खुला यानी कि ओपन और बंद यानी क्लोज। स्विच बंद होने की अवस्था में सर्किट में बिजली का प्रवाह कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? सभी को पता है, फैराडे, ओम, वोल्ट और एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है
नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा या अस्थमा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अंतःचर्म यानी एंडोडर्मिस, अधिचर्म एपिडर्मिस, चर्म डर्मिस या विशिष्ट चर्म स्पेशियल डर्मिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म या एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा के भीतर की सतह को अंतःचर्म या एंडोडर्मिस कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूटान। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब या फिर श्रीलंका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय या फिर मिजोरम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या के आधार पर बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम। आइए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम या फिर वियना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियों का निर्माण मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तियों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है? केरल, बिहार, राजस्थान या फिर ओडिशा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा में नबकालेबारा उत्सव मनाया जाता है। यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा प्राचीन उत्सव है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। देखिए इसमें जो ग्रीन हाउस गैस होता है इसमें मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, जलवाष्प भी होता है, कार्बन हेक्साफ्लोराइड होता है ना, मीथेन होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, जो अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट सेवाओं के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया था आपका करंट अफेयर से। 10 प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स का, उसे यहाँ पे नहीं लिया गया है। ये करंट अफेयर्स की बात करें तो उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है, क्योंकि उसका पेपर फॉलो करने से मतलब नहीं है, पुराने करंट अफेयर्स हो जाते हैं। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस चैनल पे UPSSC PET के प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे और कुछ क्लासेस भी इस पर आप लोगों को अवेलेबल हो गए। धन्यवाद।